अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में डिज़ाइन रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह मोमेंट्स को काउंटर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ बार चाहिए, उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो इस लेक्चर में यही सीखेंगे। इसमें एक टेबल की मदद से मैं दिखाऊंगा किस तरह आपने रिइंफोर्समेंट रेशो कैलकुलेट करना है, फिर रिइंफोर्समेंट रेशो से एरिया ऑफ स्टील, फिर एरिया ऑफ स्टील से नंबर ऑफ बार किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जितने आप लोगों ने एनालिसिस कंप्लीट किया था, मोमेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोगों ने फाइंड किए थे। तो ये मोमेंट मैंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन के जितने भी मोमेंट आए, कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप, मैंने इस डायग्राम में शो की है। तो इन मोमेंट्स के मदद से हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। एक्सटीरियर पैनल नंबर 1 के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। तो अगर आपने पूरे पैनल को डिज़ाइन करना है तो आपने अपने इंटीरियर फ्रेम और एक्सटीरियर फ्रेम दोनों के इंटीरियर पैनल उसके मोमेंट भी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ पैनल नंबर 1 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हैं किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मुख्तलिफ वीडियोज़ को देखिए, जिस तरह मैंने मुख्तलिफ 5 और वीडियो बनाई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस डिज़ाइन करता हूँ। तो बाकी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होंगी और समझ में आया होगा। तो इसके बाद अभी मैं रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करूँगा। और रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें बी चाहिए, यानी विड्थ चाहिए, इफ़ेक्टिव डेप्थ चाहिए, फिर उसकी मदद से मोमेंट तो चाहिए लाजमी, उसकी मदद से हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट रेशो कैलकुलेट करनी है। तो वो मैं प्रोसीजर में बताऊँ किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है टेबल की मदद से। फिर इसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आएगा उस टेबल की मदद से। फिर एरिया ऑफ स्टील से हमें नंबर ऑफ बार्स आएंगे। नंबर ऑफ बार्स आने के बाद फिर स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटीरियर फ्रेम का मिडल स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप पे जितना मोमेंट आ रहा है वो कैलकुलेट किया, यानी ये कॉलम स्ट्रिप पे नेगेटिव साइड है और मिडल स्ट्रिप पे ये नेगेटिव साइड, फिर ये कॉलम स्ट्रिप का पॉजिटिव, कॉलम स्ट्रिप का नेगेटिव, एक्सटीरियर इंटीरियर नेगेटिव। तो यहाँ पे ये फिर मिडल स्ट्रिप, ये मोमेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया, यानी पार्ट 5 अभी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसी डिज़ाइन ऑफ सॉलिड स्लैब विद बीम। और फिर उससे पहले लेक्चर यानी पार्ट 4 में हम लोगों ने ये किया था कि ये मोमेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए, इंटीरियर मोमेंट्स। तो ये कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप, ये मोमेंट पार्ट 4 में हम लोगों ने कैलकुलेट किए। तो अभी ये करना है कि इन मोमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें कितना रीइंफोर्समेंट चाहिए वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैंने ये कॉलम स्ट्रिप, यानी ये इंटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप, फिर इसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर फ्रेम और इंटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप मोमेंट्स मेरे लेने हैं। यानी इस वीडियो में ये स्टेप करेंगे कि ये कॉलम स्ट्रिप वाले मोमेंट से उसको मैंने अलग रीइंफोर्समेंट देनी है, उसके लिए कैलकुलेट करनी है। जबकि मिडल स्ट्रिप पे, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन मिडल स्ट्रिप को 3 मिडल स्ट्रिप है हमारे पास, तो इनको देखते हुए इतना फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -28, फिर -26, फिर -26.6, मतलब मैं फिर यहाँ पे 28 पे डिज़ाइन करूँगा, यहाँ पे भी वही 28 के लिए यूज़ करूँगा। जितना मोमेंट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम मोमेंट होगी, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। यानी अगर मैं इसके लिए काउंटर कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी काउंटर हो जाएंगे ये मोमेंट। तो याद रखिए कि मैं कॉलम स्ट्रिप के लिए अलग करूँगा और कैलकुलेशन फॉर रीइंफोर्समेंट रेशो, और मिडल स्ट्रिप के लिए मैं सिर्फ एक वैल्यू दूंगा, मैक्सिमम वाली वैल्यू मिडल स्ट्रिप के लिए, याद रखना। तो यहाँ पे भी इतना फ़र्क नहीं है। तो इनमें से यानी यहाँ पे आप सिर्फ मिडल स्ट्रिप वाले को देखिए, 3 वैल्यू 23.5, फिर 21.66 और तीसरी वैल्यू भी 21.66। इसमें मैक्सिमम 23.5 पे इसको मैं लूँगा, फिर इसके लिए भी वही इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे आप मिडल स्ट्रिप पे जो भी मैक्सिमम मोमेंट है उसको मैंने एक मरतबा लेना है, यानी हर स्टेप के लिए अलग मैंने कैलकुलेट नहीं करनी है। कॉलम स्ट्रिप के लिए बहुत फ़र्क है इसमें, फिर मैंने वही एक ही लेना है। आप अलग भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने जिस तरह किया है मैं करूँगा, तो वो मैंने इस तरह करना है कि कॉलम स्ट्रिप वाले अलग मैंने कैलकुलेट करनी है रीइंफोर्समेंट, यानी मोमेंट को अलग लेना है। मिडल स्ट्रिप वाले मैक्सिमम वाले को मैंने सिर्फ लेना है, और बी वगैरह फिर चेंज होगा। अगर आपने अलग लिया है तो बी अलग आएगा, अगर आपने होल के दिया है फिर बी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मोमेंट लिखूँगा। तो सबसे पहला जो मोमेंट है कॉलम स्ट्रिप के लिए 4.46, फिर पॉजिटिव मोमेंट 14.1, फिर
नेगेटिव मोमेंट -17.1। फिर इसके बाद मिडल स्ट्रिप पे मोमेंट लूँगा तो मिडल स्ट्रिप पे नेगेटिव कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि मिडल स्ट्रिप आपने सिर्फ कंसिडर करना है, यानी ये वाली दो और एक ये। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी है माइनस वाली में, तो ये मैक्सिमम -3.296 ये मैंने इस पर डिज़ाइन करनी है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाली मिडल स्ट्रिप पे कौन सी मैं लूँ, मैक्सिमम वाली यानी 23.5 में लूँगा। फिर यहाँ पे मैं फिर 28.84 पे मैं डिज़ाइन करूँगा। तो बाकी के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगा कॉलम स्ट्रिप के लिए, सॉरी मिडल स्ट्रिप के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैं टेबल के मदद से मैं दिखाऊँगा। मैंने जिस तरह बताया कि कॉलम स्ट्रिप के लिए मैं अलग कैलकुलेट करूंगा, मिडल स्ट्रिप के लिए फिर जो दूसरी इंटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप है उसके लिए अलग कैलकुलेट करूंगा रीइंफोर्समेंट रेशो। और जिस तरह मैंने मोमेंट बताया कि कॉलम स्ट्रिप वाले मोमेंट मैंने ये लेनी है, तो सबसे पहले मैं इस टेबल के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप, फिर कॉलम स्ट्रिप लिखना है। फिर इसके नीचे हम लोगों ने हर कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप के नीचे 3 खाने और यानी और बनाने हैं। तो 3 ग्राफ या 3 कॉलम कह सकते हैं हम लोगों ने बनाने हैं हर कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप के नीचे। तो यहाँ पे फिर नेगेटिव मोमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिर्फ कॉलम स्ट्रिप के लिए। फिर मिडल स्ट्रिप के लिए ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने लिखना है। फिर कॉलम स्ट्रिप के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने लिखना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि मोमेंट्स जिस तरह हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप वाले मोमेंट लिए 4.46 फॉर एक्सटीरियर फ्रेम वाली कॉलम स्ट्रिप, 14.1, 17.1। फिर इंटीरियर फ्रेम वाले कॉलम स्ट्रिप पे आप लोगों ने -821 और 26, फिर 31.92 ये हम लोगों ने लिया। और जो बच गया मिडल स्ट्रिप उसके लिए हम लोगों ने फिर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, -3.296, 23.5, 28.84 ये हम लोगों ने लिया और ये की फीट में है। फिर दूसरी जो रो है वो बी को यानी विड्थ कितना होगा, कितनी विड्थ तक हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड करनी है फॉर दिस मोमेंट को काउंटर करने के लिए। तो फिर इसके बाद डी हम लोगों ने इफेक्टिव डेप्थ लेना है, रीइंफोर्समेंट रेशो कैलकुलेट करनी है टेबल की मदद से। तो वो मैं दिखाऊँगा ग्राफ की मदद से, वो मैं दिखाऊँगा। फिर एरिया ऑफ स्टील उसी वो टेबल की मदद से, ग्राफ की मदद से में आएगा। फिर नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं नंबर 4 बार यूज़ कर रहा हूँ तो वो फिर उसकी मदद से हम लोगों के पास नंबर ऑफ बार्स आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने विड्थ कितने लेना है फॉर दिस कॉलम स्ट्रिप और फॉर दिस मिडल स्ट्रिप और फॉर इंटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप पे विड्थ कितना होगा। तो अभी मैंने ग्राफ डायग्राम की मदद से मैंने समझाना है। सबसे पहले मैं एक्सटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप का बी की वैल्यू बताऊंगा, वो किस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बाकी वैल्यू भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी हम लोग को पता है कि कॉलम स्ट्रिप का जो विड्थ होगा वो 25% ऑफ दी शॉर्टर लेंथ, यानी यहाँ पे शॉर्टर लेंथ क्या है 24 और 20 में शॉर्टर 20 है। तो 20 का 25% हमारे पास कॉलम स्ट्रिप का विड्थ होगा। तो 25% ऑफ 20, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 फीट। यानी विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप कितना होगा 5 फीट होगा ये वाली। तो 5 फीट है, इसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 12 इज इक्वल टू 60। तो फॉर एक्सटीरियर फ्रेम कॉलम स्ट्रिप का जो विड्थ है वो हमारे पास 60 होगा। आप देख सकते हैं मैंने 60 लिखा, इंचेस में है। 5 फीट आया तो इसको हम लोगों ने इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो ये 60 इंचेस आया। अभी फॉर मिडल स्ट्रिप बी क्या होगा और फॉर रिमेनिंग कॉलम स्ट्रिप की जो बी की वैल्यू वो कितनी होगी। और मिडल स्ट्रिप हम लोगों ने मैक्सिमम मोमेंट ली हर मिडल स्ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे फिर मिडल स्ट्रिप इतना जो मैंने शेडिड किया है ये फिर हम लोग हमारे पास मिडल स्ट्रिप होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेंटर से लेकर यहाँ पे भी कॉलम स्ट्रिप 5 फीट है और यहाँ से भी 5 फीट है। टोटल डिस्टेंस 20 है। तो 20 में से 5 यहाँ से और 5 इस साइड से निकाले तो हमारे पास ये लेंथ बच जाएगी 10 फीट। 10 फीट। फिर यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम स्ट्रिप की जो विड्थ मिडल स्ट्रिप की विड्थ है वो भी 5 फीट है। तो 5 और 5 प्लस 10 ये हमारे पास 15 है। तो मिडल स्ट्रिप का जो विड्थ है वो 15 फीट है। तो इसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 × 12 इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 180
इंचज़ आ गई इंचज़ में, तो मिडिल स्ट्रिप में हम लोगों ने ये लिखना है। जबकि रिमेनिंग कॉलम स्ट्रिप में फिर हम लोगों ने क्या लिखना है, उसमें फिर ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड से भी और दूसरी साइड ऑफ द फैनल से भी हमारे पास जो विड्थ आएगी वो 5 + 5 होगी, मतलब 10 फीट होगी। तो 10 फीट को इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 60 हमारे पास इंटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये विड्थ कैलकुलेट की फॉर कॉलम स्ट्रिप भी यानी 60 और फॉर मिडल स्ट्रिप 180 और फॉर एक्सटीरियर फ्रेम का कॉलम स्ट्रिप की वैल्यू 60 आई। इसके बाद हम लोगों ने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव डेप्थ किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह हम लोग को पता है फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एच की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि 7 इंचज़ आई। तो 7 से हम लोगों ने 1.5 अज्यूम करेंगे कि वो हम लोगों ने माइनस करना है। तो हमारे पास जो डेप्थ की इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी, यानी डी हमारे पास होगी जो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू यानी 7 - 1.5 इंचज़ इज़ इक्वल टू 5.5 इंचज़ हम लोगों ने इफेक्टिव डेप्थ लिया। फिर अभी रीइंफोर्समेंट रेशो कैलकुलेट करेंगे तो टेबल यूज़ होगा। तो टेबल में हमारे पास क्या चाहिए, टेबल में फिर ये है कि आर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। आर किस चीज़ के बराबर है, mu यानी मोमेंट को हम लोगों ने डिवाइड करना है 5bd²। बी हमारे पास बी गिवन है फॉर रिस्पेक्टिव जो कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप है वो हमारे पास गिवन है। डी तो 5.5 इंचज़ है और पाई की जो वैल्यू है वो 0.9 के बराबर है, 0.9। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद और मोमेंट की रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की जो भी वैल्यू है वो फिर हम लोगों ने टेबल यूज़ करनी है। तो मैं फर्स्ट मोमेंट के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा, तो बाकी आपने ख़ुद इसी तरह करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है। तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आर यू की वैल्यू फॉर फर्स्ट जो मोमेंट है यानी फॉर दिस आर यू इज़ इक्वल टू इस मोमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ तो 4.46 की फीट है। तो इसको मैंने पॉइंट इंच में लाना है PSI में, तो 12 इंच में कन्वर्ट करने के लिए और 1000 पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए किफ को डिवाइडेड बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई बी। यहाँ पे क्या है, इस मोमेंट के लिए बी की वैल्यू 60 है और डी की वैल्यू 5.5 उसका स्क्वायर लेना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आर यू की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी और दी फर्स्ट मोमेंट हमारे पास जो आर यू की वैल्यू मिल जाएगी वो आर यू इज़ इक्वल टू 33 मिल जाएगी, 33 पाउंड पर स्क्वायर इंच या PSI। तो ये याद रखना, ये रिज़ल्ट हम लोगों ने टेबल में यूज़ करना है। तो ये आपने याद रखना कि 33 PSI आई। अभी मैंने टेबल दिखाना है, टेबल में हम लोगों ने ईल्ड स्ट्रेंथ और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए ग्राफ या टेबल को लाइन को मीट करना है। जिस तरह आपको पता है कि इस टेबल में आर चाहिए होती थी और इससे हमारे पास रीइंफोर्समेंट रेशो आ जाती है। तो यहाँ पे फिर एक चीज़ और भी गिवन है, ये FY डिवाइडेड बाई FC है, यानी ईल्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई कंक्रीट स्ट्रेंथ ये दी गई है लाइंस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60/4 का ये मतलब है कि FY की वैल्यू 60 KSI है और 4 क्या है कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो 4 KSI। इस तरह बाकी भी वैल्यू इसी तरह है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर की वैल्यू कैलकुलेट की, वो 33 आई। तो यहाँ पे टेबल में 200, 300, 400 ये आर यू की वैल्यू है, 0 से शुरू है। फिर जो रीइंफोर्समेंट रेशो है वो 0.002 से शुरू है, यानी ये जो ओरिजिन है वो 0.002 और यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू 0.004, फिर 0.006, फिर 0.008। तो ये आपने समझना है कि एक जो इन दो छोटी लाइन की जो दरमियानी फासला है वो कितना है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किस तरह करना है कि वो 0.00 फिर 2 फिर 2 के बराबर है, यानी एक जो दो छोटे लाइन के दरमियान जो फासला है वो इतना है 0.0002 इतना है, यानी इन दोनों दो छोटे लाइन के दरमियान फासला इतना है। तो यहाँ पे फिर ओरिजिन से कितना शुरू होगा, 0.002 से शुरू है। तो ओरिजिन से लेकर फिर मिड तक कितना होगा 0.003,
यानी ये आता, ये जो वैल्यू है ये 0.003, फिर 0.004, फिर 0.005, 0.006, इस तरह आपने इसको समझना है। फिर ग्राफ में आपने किस तरह यूज़ करना है मैं अभी समझाऊंगा। आर यू की वैल्यू हमारे पास 33 आई, तो एक जो छोटी लाइन है वो हमारे पास 40 के बराबर है, और यहाँ पे वाई एक्सिस दूसरी लाइन यानी दो लाइन के दरमियान जो फासला है वो 40 यूनिट है, और एक्स एक्सिस पे जो दो छोटे लाइन के दरमियान फासला है वो 0.0002 है, ये आपने याद रखना। फिर इसी तरह मोमेंट यानी जो हमारे पास आर की वैल्यू आई वो 33 आई, तो यहाँ पे मैंने लाइन चूज़ करनी है एफ वाई और एफ सी को देखते हुए, वो 60/4 हम लोगों ने यूज़ करना है। तो इस लाइन को मैंने टच करना है जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ कि हमारे पास जो मोमेंट आई आर यू इतने आई, यानी 30 आई, तो ये जो 40 लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे है। फिर इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे टच करना है। इस लाइन को टच करने के बाद हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर टच करना है। तो ये हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट रेशियो की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 0.00 जो कि 0.0022 के बाद फिर ये जो तीसरी लाइन टच हो रही है ये 6 है, तो 0.0026। फिर इसके बाद हम लोगों ने खुद से 1 2 3 से वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ क्योंकि यह हमें क्लियर नहीं है, तो हम लोगों ने इतना लेना है, यानी यहाँ तक तो हमें क्लियर है 6 तक। फिर वही जो आखिरी वाली वैल्यू हुआ उसका हम लोगों ने 1 या 2 3 इस तरह लेना है। तो ये आपने समझा। अगर 200 आर यू की वैल्यू 200 आ रही थी तब आपने इस तरह जाना है, इस लाइन को टच करना है। इस लाइन को टच करने के बाद आपने एक्स एक्सिस वाली लाइन पे जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर यू की वैल्यू होगी वो 0.003 यहाँ पे फिर 6 होगी, 36 होगी। तो इस तरह आपने जाना है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे टच हो रही तो वो 0.0042 होगी हमारे पास। इस तरह कैलकुलेशन या आपने समझना है किस तरह वैल्यू हम लोगों ने लाना है। फिर अगर 300 आर यू की वैल्यू होगी तो आपने इस तरह टच करना है और इस तरह स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे मीट करना है। तो जो भी वैल्यू आपने काउंट करनी ये वाली वैल्यू, तो काउंट करने के बाद हमारे पास रीइंफोर्समेंट रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस रीइंफोर्समेंट रेशियो से फिर हम लोगों ने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। तो ये तो मैंने एक मोमेंट के लिए कैलकुलेट की, बाकी मोमेंट में भी अपने एम की जगह वही मोमेंट लेना है, बी की वैल्यू वही लेनी है जो मिडल स्ट्रिप या कॉलम स्ट्रिप या दूसरी कॉलम स्ट्रिप के लिए, डी तो सेम है उसका स्क्वायर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए तो आपने इस तरह एक्स एक्सिस पे जाना है और वो लाइन मीट करना है, एफ वाई डिवाइड बाई एफ सी का लाइन मीट करना है। फिर इसके बाद एक्स एक्सिस पे आपने मार्क करनी है। तो जो भी मार्क होगा, पॉइंट होगी, वो हमारे पास रीइंफोर्समेंट रेशियो की पॉइंट होगी। तो मैं बाकी एक तो मैंने एक समझाई, बाकी भी इसी तरह है, वो मैं सारी वैल्यू रीइंफोर्समेंट रेशियो की वैल्यू लिखूँगा। और इस टेबल की मदद से हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट रेशियो फॉर ईच मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट की। अभी मैंने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा जो कि रीइंफोर्समेंट रेशियो इज इक्वल टू AS/BD। तो मैंने AS कैलकुलेट करना है तो BD दूसरी तरफ शिफ्ट होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो AS बराबर होगा रो डिवाइडेड बाई BD। रो फॉर दिस मोमेंट ये डिवाइडेड बाई B गिवन है 60 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास AS की वैल्यू मिल जाएगी फॉर ईच मोमेंट हम लोगों ने लेनी है। यानी ये स्टेप डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले से फिर रो डिवाइडेड बाई BD रेस्पेक्टिव BD हम लोगों ने और रीइंफोर्समेंट से डिवाइड करनी है तो AS की वैल्यू मिल जाएगी। मैं सारी वैल्यू लिखूँगा। ये तो मैंने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किया इस फार्मूले से कि AS इज इक्वल टू रीइंफोर्समेंट रेशियो डिवाइडेड बाई BD। इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। रो रेस्पेक्टिव रो और BD की वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिल गई हमारे पास। अभी नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करना है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 नंबर बार। तो 4 नंबर बार का एरिया तो हमें पता है कि वो 0.22 इंच स्क्वायर होता है, तो ये मैंने लेना है। तो इसमें तो जो एरिया ऑफ स्टील आया AS आया उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 0.22 यानी 4 नंबर बार का एरिया से डिवाइड करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ
बार्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कितने नंबर ऑफ बार चाहिए। तो AS यानी 0.8646 डिवाइडेड बाई 0.22 डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू 5 मिल जाएगी। अगर 4 पॉइंट समथिंग मिल रही थी तब आपने अज्यूम करना है 5, अगर 6 पॉइंट समथिंग था आपने लेना है 7। तो एक ये वैल्यू भी 5 आ रही है, ये वैल्यू 5, ये 6 आ रही है। कैलकुलेशन करने के बाद ये 10 आ रही है, ये 14, ये 15। तो मुख्तलिफ कैलकुलेशन, यानी सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है। तो बाकी वैल्यू मैं लिखूँगा। नंबर ऑफ बार्स की वैल्यू मिल गई कि इतने नंबर ऑफ बार यूज़ करें फॉर दिस मोमेंट और इतनी एरिया के लिए। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट की। ये तो डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। डिज़ाइन में हम लोग के पास इतनी चाहिए। अभी डिटेलिंग के लिए फिर स्पेसिंग भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं सिर्फ डायग्राम से दिखाऊंगा कि कितना आपने बार किस तरह यूज़ करनी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे। तो ये मैंने डायग्राम में दिखाया गया है रीइंफोर्समेंट, और इसका जो लेंथ आप लोगों ने लेना है वो इतना लेना है। याद रखना कि इस कॉलम से ln/3 डिस्टेंस पे लेना है, और दूसरी साइड में भी कॉलम से दूसरी साइड पे ln/3 डिस्टेंस तक लेनी है। कॉलम स्ट्रिप, फिर इसके बाद मिडिल स्ट्रिप, फिर उसके बाद कॉलम स्ट्रिप के जो बार आएंगे। ये बार मैंने यहाँ पे 4 नंबर टोटल 4 नंबर बार मैंने यूज़ किए। 5 नंबर 4 बार, यानी 5 बार मैंने यूज़ किए 4 नंबर के डाया के 12 इंचज़ सेंटर टू सेंटर। वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसके बाकायदा स्पेसिंग पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आपको इस पर कंफ्यूजन है। फिर इसके बाद इसके नंबर भी 5 नंबर 4 बार ये नंबर से मैंने रिप्रेजेंट की है, और स्पेसिंग भी 12 इंचज़ सेंटर टू सेंटर हम लोगों ने लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल स्ट्रिप के लिए भी 5 नंबर 4 बार 12 इंचज़ सेंटर टू सेंटर, फिर 10 नंबर 4 बार, यानी 10 नंबर आप लोगों ने यूज़ किया, 4 नंबर डाया के 12 इंचज़ सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किया। ये कॉलम स्ट्रिप है, ये मिडल स्ट्रिप है, और ये कॉलम स्ट्रिप है। सेम इसी तरह आप कॉलम स्ट्रिप के लिए भी कर सकते हो। फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी आप लोगों ने करना है। तो तब आपके पास कंप्लीट डिज़ाइन होगी। यानी एक हिस्सा तो मैंने कंप्लीट करवाया, फिर इसके बाद आपने दूसरी हिस्सा भी खुद से करना है नॉर्थ साउथ वाली। तो ये तो हम लोगों ने प्लान से रीइंफोर्समेंट दिखाई कि कितने डिस्टेंस पे आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। अभी साइड व्यू से अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काटूँ तो यहाँ पे मुझे किस तरह नज़र आएगी वो मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा। वो सेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आएगी। हम लोगों ने कॉलम में इम्बेंड भी करना है ln/3 और ln/3 ये T सेक्शन है। तो यहाँ पे जो क्लियर स्पेन बीम और बीम का जो क्लियर स्पेन है वो 22.83 मैंने बाकायदा कैलकुलेट की है फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई डिज़ाइन फॉर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अभी आपने नॉर्थ साउथ का भी सेम 4th स्टेप पार्ट 4 आपने रिपीट करना है, और इसी तरह शॉर्टर स्पेन पे जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने यूज़ करनी है, किस तरह मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इसके बाद आपने रीइंफोर्समेंट जिस तरह आज मैंने बताया वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फिर साइड व्यू से किस तरह हमारे पास नज़र आएगी रीइंफोर्समेंट, प्लान से किस तरह नज़र आएगी, कितने हिस्से तक मैंने प्रोवाइड करनी है। तो ये जो नीचे वाली बार है ये पॉजिटिव है, और ये ऊपर वाली जो बार है वो नेगेटिव बार्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बाकी जो वीडियो है वो आपने देखी होगी। तो उन वीडियोस को मद्देनज़र रखते हुए उनको कैलकुलेशन को समझने के बाद आपने फिर ये समझना है कि रीइंफोर्समेंट किस तरह कैलकुलेट करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ आवर कंटेंट सीम्स विलेबल टू यू। सो थैंक्स टू एवरीवन। अल्लाह निगहबान।